हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मार्क्सवाद। ठीक है, ये आपका राजेश मिश्रा बुक का पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है मार्क्सवाद। से शुरुआत करते हैं। तो राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। मार्क्सवाद मूलतः उन राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्हें 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और व्लादिमीर लेनिन और साथी विचारकों ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के साथ प्रस्तुत किया था। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। मार्क्सवाद का उदय 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, जब शीर्षसम्मत उदारवाद अपने चरमोत्कर्ष पर था। मार्क्स का दर्शन व्यवहारिक है। उन्होंने विश्व की व्याख्या करने के बजाय विश्व को बदलने पर जोर दिया है। और उसने साम्यवादी घोषणा पत्र में क्रांति के लिए मजदूरों को आह्वान करते कहा, विश्व के मजदूर एक हो जाओ। लोस्की के अनुसार मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्थित रूप से लाया है, इसे एक निश्चित आंदोलन बना दिया है। चिरसम्मत मार्क्सवाद की जो मान्यता है, स्वयं मार्क्स और एंगल्स ने अपने विचारों पर आधारित उन्हें चिरसम्मत मार्क्सवाद कहा जाता है। चिरसम्मत मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत: मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और क्रांति का सिद्धांत। वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना। मार्क्स के पश्चात मार्क्सवाद को मार्क्सवाद लेनिनवाद के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लेनिन यह श्रेय दिया जाता है कि उसने मार्क्सवादी क्रांति का व्यावहारिक प्रयोग किया है। वर्ष 1917 में अक्टूबर क्रांति लेनिन की क्रांतिकारी राजनीति और सूझबूझ का परिणाम थी। उसका मार्क्सवाद का आधार पैरेक्स का सिद्धांत है। मार्क्स ने अपनी रचना द थीसिस ऑन द फेवरिस्टिक में कर कि सभी अभी तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्या विभिन्न रूपों में की है, जबकि आवश्यकता इसमें परिवर्तन की है। रूस में क्रांति के लेकर मतभेद। जॉर्ज प्लेखनोव ने रूसी मार्क्सवाद के पिता मानते हुए उन्हें सोशलिज्म और द पॉलिटिकल स्ट्रगल में लिखा है कि रूस में साम्यवादी क्रांति की परिस्थिति विद्यमान थी, क्योंकि मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी के विकास के साथ साम्यवादी क्रांति होगी, इसीलिए रूस से पहले बुर्जोवादी क्रांति की आवश्यकता है। अब यह विचार कार्टिस के द्वारा भी किया जाता है, जिन्हें मार्क्स विचारों के पूर्ण रूप से स्वीकार किया, इसलिए जिन्हें बुर्जोवादी मार्क्सवाद कहा है, परंतु लेनिन ने इन विचारों को अस्वीकार कर दिया। लेनिन और मार्क्स के विचारों की व्याख्या। लेनिन ने व्यवहारिक परिवर्तन दिखाया है। लेनिन के अनुसार परिवर्तित परिस्थितियों में मार्क्स के सिद्धांत की व्याख्या भी परिवर्तित हो जाती है। लेनिन के अनुसार पूंजीवाद का विनाश अब अपरिहार्य और साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, इसलिए लेनिन ने दल को अत्यंत महत्व दिया है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज द बी डन उन्होंने क्रांति का सिद्धांत दिया, जिनके मूल तत्व निम्न है। सर्वहारा वर्ग में वर्ग चेतना का विकास सहायता नहीं होगा। सर्वहारा वर्ग में मजदूर चेतना का विकास की सहायता रूप में हो सकता है। सर्वहारा वर्ग में चेतना का विकास दल द्वारा होगा, जो सर्वहारा वर्ग की अग्रपंक्ति है। इसी दल द्वारा साम्यवादी क्रांति का मार्ग रख सकते हैं। उपयुक्त विचारों से यह प्रतीत होता है कि साम्यवादी क्रांति में भौतिक तत्वों के बजाय चेतना का प्राथमिक महत्व हो जाता है। इसलिए सेवाय ने लेनिन के विचारों को उल्टे मार्क्सवाद की संज्ञा दी है। लेनिन ने कार्टस्की और प्लेखनोव रूढ़िवादी मार्क्सवादी विचारों को अस्वीकृत कर दिया है। लेनिन के अनुसार प्रवर्तित साम्यवादी युग में दल द्वारा क्रांति होगी। क्रांति साम्राज्यवादी शोषण की कमजोर कड़ी के वाले देश में होगी। लेनिन ने साम्राज्यवाद के पूंजीवाद का सर्वोच्च रूप माना है। इससे लेनिन ने एकाधिकारवादी वित्तीय पूंजीवाद कहा है। उसके अनुसार पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के कारण साम्यवादी क्रांति की दोहरी हानि उठानी पड़ रही है। विकसित पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हो रही है और विकसित देशों में शोषण हो रहा है। लेनिन ने साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष और पूंजीवादी विरोधी संघर्ष एक साथ मिलाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार सोवियत संघ यूएसएसआर की साम्यवादी क्रांति तभी स्थायी होगी जब पश्चिमी यूरोपीय देशों में क्रांति द्वारा इसको सहायता दी जाएगी। स्टालिन ने साम्यवादी विचारधाराओं में एक देश में समाजवाद की संगमन दी है। स्टालिन का प्रयोग स्टालिन के अनुसार साम्यवाद का सोवियत संघ से बने रहना पश्चिमी पूंजीवादी देशों में समर्थन कर आधारित नहीं है। उसके अनुसार सोवियत संघ का समाज वर्गहीन हो चुका है, परंतु पूंजीवादी व्यक्तियों के कारण सोवियत संघ में राज्य अभी भी बना हुआ है। आलोचकों के अनुसार स्टालिन के युग में साम्यवादी व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण पार्टी में हो गया है और व्यक्ति पूजा भी आरंभ हो गया था। सत्ता के अति विकेंद्रीकरण परिणामस्वरूप सर्वहारा वर्ग का स्वयं फांसी आ गया है, व्यवस्था से अलग थलग हो गया है।
लेनिन के आलोचक जूलियस मार्टर ने भी लेनिन के बोल्शेविक तरीके का समर्थन नहीं किया है। वे मेंशेविक या अल्पमत में थे और उन्होंने प्लेखनाव के विचारों में समर्थन करते कहा कि रूस में पहले बुर्जुआ क्रांति होनी चाहिए। काटकिस ने भी लेनिन की उत्पत्ति का समर्थन नहीं किया। उन्होंने सरहरा वर्ग के अधिनायकत्व के विचार की आपत्ति व्यक्त की है और लोकतांत्रिक तरीके से समर्थन किया है। टार्टक्सी और रोजा लग्जमबर्ग भी लेनिन की क्रांति के विचारों को स्वीकार नहीं किया है। राज में पूंजीवाद। मार्क्सवादी विचारक बुखारी ने अपनी पुस्तक इम्पीरियलिज्म द वर्ल्ड इकोनॉमी में राज पूंजीवाद पर विचार दिया है कि उल्लेखनीय कि रोजा लग्जमबर्ग जैसे धूल मार्क्सवादियों ये चेतावनी दी थी कि जिस प्रकार सोवियत संघ में क्रांति का प्रयोग किया जा रहा है और मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं को बिल्कुल भिन्न है। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि विकृत क्रांति से अच्छा है क्रांति ना हो। लस्को के अनुसार वर्ष 1990 के साम्यवाद का विघटन मार्क्स के विचारों का विघटन नहीं अपितु ये स्टालिनवाद के विचारों का विघटन है, क्योंकि मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक प्रयोग में कहीं भी नहीं हुआ है। इसलिए साम्यवाद के मार्क्स का मॉडल 20वीं शताब्दी के प्रयुक्त रूस चीन का साम्यवादी मॉडल एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि मार्क्स ने राज्य के विलुप्त होने की संकल्पना प्रस्तुत की, परंतु व्यवहारिक रूप से साम्यवादी राज्य में अधिक शक्तिशाली और नौकरशाही प्रधान हो गया है और सोवियत परिषदों में शक्ति मिलने के बजाय शक्तियों के केंद्रीकरण का दर्ज भी हो गया है। अतः व्यवहार में स्टालिनवाद शास्त्रीय मार्क्स के विचारों का उल्लंघन प्रतीत होता है। इसलिए मार्क्स के समर्थन अभी भी मार्क्स के विचारों पर प्रासंगिकता को दृढ़ रूप से स्वीकार करते हैं। स्टालिन के बाद सोवियत संघ में खुर्चेव ने शांतिपूर्ण शास्त्रीय सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ यह पूंजीवादी राज्य साम्यवादी राज्य दूसरे से शांतिपूर्ण और समझपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। और माओ ने इस विचारों की कड़ी आलोचना की और संघर्ष की अपरिहार्यता को बनाए रखा है। यह बिंदु ध्यान देने योग्य कि 1960 के दशक में व्यवहारिक रूप से साम्यवादी खेमे में दरार पड़ गया। सोवियत संघ और चीन के बीच गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। चीन ने स्वयं को मार्क्सवाद लेनिनवाद का सच्चा उत्तराधिकारी घोषित हो गया। अतः साम्यवादियों का विश्व क्रांति की संकल्पना संघर्ष से पड़ते होने लगा। माओ ने भी स्वयं को मार्क्सवादी लेनिनवाद कहा है, परंतु अन्य विचारकों ने उसके विचारों को माओवाद कहा है। माओ ने पिछड़े ईसाई समाज में साम्यवादी क्रांति का सिद्धांत दिया, उसके अनुसार लोगों को दृढ़ चेतना अत्यंत पिछड़ी स्थितियों में भी विजय पाई जा सकती है। माओ ने मार्क्स के विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए किसानों और सरहरा वर्ग की अग्रपंक्ति घोषित कर दिया। माओ ने व्यवहारिक राजनीति का प्रयोग करते हुए किसानों को गांवों को क्रांति मुख्य केंद्र बनाया। उसने सोवियत संघ और साम्यवादी क्रांति पैदा हुए नौकरशाहीकरण या प्रवृत्तियों की आलोचना की है। इसके अनुसार साम्यवादी क्रांतिकारी जल उत्पादन साधनों पर राज्य नियंत्रण करना नहीं बल्कि लोगों को वैचारिक परिवर्तन करना भी। उसके अनुसार साम्यवादी क्रांति के बाद समाज में विरोध बने रहते हैं। इन विरोधियों के समाधान की सतत क्रांति का नारा दिया था। माओ के विचारों में वैचारिक क्रांति से भौतिक शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। 1979 में डेंग सियाओपिंग माओ के मूल विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया। मार्क्सवाद का राज्य का विचार। मार्क्स के अनुसार आधारवादी राज्य की आलोचना मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य आधार मर्यादा के नामक संरचना राज्य सरकार के स्वरूप को निर्धारित करती है। इसलिए पूंजीवादी वर्ग का उत्पादन के साधनों नियंत्रण होता है। इस तरह राज्य और सरकार को उनका स्वाभाविक नियंत्रण होता है। मार्क्स ने राज्य की अधिक व्याख्या की है। राज्य पूंजीपतियों के हाथों में शोषण एक यंत्र है। स्टेट इज द टूल इज द एक्सप्लोटेशन टूल हैंड ऑफ द कैपिटलिस्ट परजीवी संस्था। इसलिए उदारवादियों द्वारा प्रतिपादित राज्य के तटस्थ निष्पक्ष और कल्याणकारी स्वरूप को मार्क्सवादियों को स्वीकार कर दिया। मार्क्सवादी राज्य का न तो प्रगति मानते और न ही कल्याणकारी, बल्कि राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई कि समाज दो वर्गों के बीच विभाजित था और पूंजीवादी वर्ग की निजी संपत्ति बनाए रखने में राज्य का निर्माण किया है। एंगल्स ऑरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं। मार्क्सवाद के अंतर्गत राज्य के वैकल्पिक सिद्धांत है। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत। मार्क्स ने आर्थिक निर्धनवादी विचार के अलावा राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का विचार भी दिया, जिसका अभिप्राय है राज्य एवं सरकार के आर्थिक आधार पर सापेक्षिक रूप से स्वायत्तता। अतः राज्य का निर्धारण केवल अर्थव्यवस्था द्वारा नहीं होता, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक तत्वों भी निर्धारित होता है। मार्क्सवादी विचारक। नव मार्क्सवाद द्वारा राज्य की व्याख्या।
कल्याणकारी राज्य की बहुलवादी राज्य सीधा खंडन किया है। उसके अनुसार राज्य कल्याणकारी नहीं है सकता, अभी भी शोषण का यंत्र है, परंतु मिलीबेंड की व्याख्या परंपरागत मार्क्सवादियों के अलग है, या समाज में केवल दो वर्गों में मानते हैं। मिलीबेंड यह माना है कि वर्तमान पूंजीपति वर्ग अनेक समूह विभाजित किया गया। राज्य के अलावा सिविल सेवा, नौकरशाही, मीडिया के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का संरक्षण किया जाता है। सिविल सेवकों ने जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं करते, अपितु पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण करते हैं। उन्होंने इसका कारण बताने के हुए कहा कि पूंजीपतियों की नौकरशाही की सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि समान होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के हितों का संरक्षण करते हैं। विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद और मार्क्स की मान्यताओं का तार्किक विश्लेषण बल दिया है, इसलिए जो विचार तर्क और कसौटी पर खड़े होते हैं उतने पीछे छोड़ देना चाहिए। सृजनात्मक मार्क्सवाद फ्रांसीसी विचारक लुइस अल्थुसर ने कहा कि समाज तीन वर्गों में होता है: आर्थिक संरचना, राजनीतिक संरचना, वैचारिक संरचना, धर्म, विचार और संस्कृति। मार्क्स ने राज्य का पुलिस और सैन्य व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। इसका अभिप्राय है कि राज्य दमनकारी संस्था है, जबकि सृजनात्मक मार्क्सवादी राज्य की वैचारिक संरचनाओं को अधिक बल दिया है। अतः राज्य के द्वारा ऐसी सांस्कृतिक मूल के विचार पैदा किए जाते हैं जिनसे पूंजीवाद को अस्थायी बनाया जा सकता है। नव मार्क्सवाद विचार सोवियत क्रांति के बाद विकसित हुए हैं। जॉर्ज ल्यूकास और ग्राम्शी से मार्क्सवादी विचारों में मार्क्स की भौतिकवादी निष्पक्ष व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। इसके अनुसार मार्क्स के विचारों को मूलाधार व्यक्तिनिष्ठा और चेतना से ये व्यक्ति स्वतंत्रता और स्वायत्तता की विश्वास करते हैं और उन्होंने मानव को सृजनकर्ता माना। इसके अनुसार व्यक्ति की भौतिकवादी प्रकृतिवादी व्याख्या अपूर्ण और अपर्याप्त है। मार्क्स ने कभी व्यक्ति की इस रूप में विश्लेषण नहीं किया, इसलिए ग्राम्शी और ल्यूकास के अनुसार मार्क्स पिछला के प्रकृति ज्ञानों की भांति वर्षों से सार्वभौमिक रूप से चित्रित करना त्रुटिपूर्ण है। इसके अनुसार मानवीय चेतना द्वारा भौतिक तत्वों का विकास होता है और इस इतिहास से ग्रहण होता है, जिन्हें भौतिक तत्वों का एकमात्र मार्ग मानते हैं और भौतिकवाद का है। दोनों विचारों को मार्क्स की व्याख्या मानववादी स्वतंत्रता प्रेमी विचार रूप में भी किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि ये आर्थिक कारणों को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं करते, बल्कि आर्थिक कारणों में एक साथ चेतना और अनुगानिक पक्षों को महत्व देते हैं। इन्होंने पूंजीवाद के बने रहने के कारण भी बताया। इसके अनुसार पूंजीवाद ने मानव समुदाय का अपना नियंत्रण साबित कर लिया। इसके विरोधी इसके समर्थक प्रतीत होते हैं। पूंजीवादी विश्व की आलोचना करते हुए लोगों ने कहा कि समूचा विश्व मानव नियोजित और मानव की प्रयत्न क्षमता का परिणाम है। इसके बाद भी व्यक्ति के इसमें पराया और सारे व्यक्ति के वस्तुओं की भांति बनाया गया है। वर्ष 1970 के दशक में पश्चिमी यूरोपीय देशों में परंपरागत मार्क्सवादी संघ में सीधी चुनौती दी गई। इटली, स्पेन, फ्रांस नामक यूरोपीय देशों में साम्यवादी दलों ने सरबराह वर्ग के अधिनायक पर उनकी संकल्पना को स्वीकार कर दिया है। लोकतंत्र को प्राथमिकता प्रदान की गई। इसे यूरो साम्यवाद की संज्ञा दी गई है, जिसका समर्थन कार्टकी ने बहुत पहले ही किया था। ग्राम्शी ने इसे इस युद्ध के रूप में सिद्ध किया है। अतः मार्क्सवादी विचारक कहने लगे कि साम्यवाद की प्राप्ति की कोई एक सार्वभौम मॉडल नहीं है, बल्कि साम्यवाद की प्राप्ति तरीका विभिन्न देशों की व्यवस्था द्वारा निर्धारित होना चाहिए। इन विचारकों के अनुसार सरबराह वर्ग केवल श्रमिक बने, अपितु कृषक, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, सिविल सेवक और छोटे उद्यमी को पूंजीवाद का विरोध करेंगे। इन्होंने यह स्वीकार किया कि साम्यवादी आदर्शों की प्राप्ति क्रांतिकारी तरीके के बजाय विकासवादी और कर्मी रूप से संभव है। यूरोपीय साम्यवाद के प्रमुख प्रवक्ता एनरिको बर्लिंगोर, सेंटिनो कार्लियोन के जिन्होंने स्टाइनबर्ग सोवियत मॉडल की रचना की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नव वामपंथवादी विचारधारा ने लोगों को आलोचनात्मक सिद्धांत का निर्माण किया है। इसके गुरु हर्बर्ट मार्क्यूज ने अन्य प्रमुख सदस्यों में मैक्स हर्मकोर और थियोडोर एटोनी है। इन्होंने ल्यूकास ग्राम्शी परंपरा का बढ़ाया। उन्होंने पूंजीवादी समाज की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें मानव पराया हो गया, मानवीय स्वतंत्रता विलुप्त होगी और इस तकनीकी प्रगति के रूप में मानव अपनी अतीतमक आवश्यकता को विमुख हो गया है। पूंजीवाद के मानव कृत्रिम मांग उत्पन्न हो गई। फ्रैंकफर्ट स्कूल में मार्क्स की व्याख्या आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि फ्राइडे के मनोवैज्ञानिक आधार पर की। मार्क्यूज ने आज पूंजीवादी वर्ग के श्रमिकों के पास पर्याप्त भौतिकवादी संस्था उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि उसकी आत्मा से उनको कार्य कसती है। पूंजीवाद समाज के उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया तथा व्यक्ति जानवर बन गया और अपना दिमाग खो चुका है। व्यक्ति जीवन प्रतीक पथ वैज्ञानिक और तकनीकी को अस्थायी हुई है। कई वर्षीय मात्रात्मक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी मान्यता के मार्क्यूज एक आगामी व्यक्ति को संकलन क्या है। मार्क्यूज के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में जाति और प्रजाति, अल्पसंख्यक, बेरोजगार, दलित और इसके आधार पर नष्ट कर सकते हैं, परंतु मार्क्यूज के संकल्पनाओं में सरबराह वर्ग की संकल्पना आशावादी नहीं है। अतः मार्क्सवादियों के अनुसार वर्तमान पूंजीवादी समाज की रोटियों में अमलवादी तोड़ताड़ी तरीके से दूर किया जा सकता है, जिसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र का प्रयोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। नव मार्क्सवाद काल परपर की आलोचना भी का खंडन किया है।
पॉपर ने मार्क्स को मुक्त समाज के शत्रु माना है। पॉपर ने मार्क्स के इतिहासवाद को दोषी भी करार दिया, जबकि नव मार्क्सवाद आर्थिक नीतिवाद के बजाय स्वतंत्रता लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। नव मार्क्सवादी निकोस पोंजा ने इंद्र आलोचना करते राज्य के संरचनात्मक सिद्धांत का निर्मित किया है। इंद्रवादी राज्य के शोषण का यंत्र मानते हैं, स्वतंत्र शोषण के लिए अशासकों व्यक्तियों की उत्तरदायी मानते हैं, जबकि निकोस पोंजा व्यक्तियों के बजाय संरचना का मूल ध्यान देते हैं। रोल्फ मिलीबैंड इंद्रवादियों का मानना है कि जिन व्यक्तियों के हाथों में उत्पादन के साधन उन्हीं को राज्य सरकार नियंत्रण होगा, जबकि निकोस पोलंजा जिससे संरचनावादी मानना है कि राज्य पूंजीवादी संरचनाओं को उत्पन्न करता है जो पूंजीवाद की ओर प्रवाह बनाता है। उसके अंदर पूंजीवादी वर्ग का आपस में संघर्ष विद्वान होता है, इसलिए राज्य केवल अर्थव्यवस्था ही निहित नहीं होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था के अलावा राज्य के स्वरूप को अनेक संरचनाएं जैसे कि वैचारिक निहित होती है। इसलिए निकोस पोलंजा के अनुसार राज्य आर्थिक कार्यों में सापेक्षिक रूप से स्वेत है। निष्कर्ष: निकोस पोलंजा राल्फ मिलीबैंड राज्य के स्वरूप विश्लेषण के अंतर होने के बावजूद दोनों राज्य की कल्याणकारी स्वरूप को नहीं मानते, दोनों राज्य की पूंजीवादी संरचना को मानते हैं, इसलिए राज्य कभी भी तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हो सकता है। नव मार्क्सवाद, नव वामपंथ फ्रैंकफर्ट स्कूल, आलोचनात्मक सिद्धांत। इन्होंने परंपरागत मार्क्सवाद के वैज्ञानिक भौतिकवादी आकांक्षाओं को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने मूल रहित समाज विज्ञान की कल्पना को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने मार्क्स की मान्यताओं की आलोचना की है। इनका विकास जर्मनी स्थित फ्रैंकफर्ट संसद के स्कूल द्वारा पारित किया गया। एक पहली पीढ़ी में दार्शनिक और समाज मनोवैज्ञानिक होल्केवर ने, अर्थशास्त्री पोलाक, दार्शनिक एडोनी, समाज मनोवैज्ञानिक एरिक फार्म, दार्शनिक मार्क्सियो, राजनीतिक वैज्ञानिक ह्यूमन कराचियावर प्रमुख है। दूसरी पीढ़ी के विचारकों दार्शनिक धर्मशास्त्री हर्मस के, दार्शनिक बेलमेर और राजनीतिक वैज्ञानिक आफी वेडर फ्रैंकफर्ट स्कूल में मूल मान्यताएं निम्नलिखित है जो कोलकॉस्की का मत है, जो मार्क्स के पवित्र रूटिमेंट्स नहीं मानते बल्कि वर्तमान संस्कृति विश्लेषण आलोचना का आरंभ विदु मानते हैं। इन गैर मार्क्सवादी विचारों को जैसे कांट, हेगल, नीत्शे एक फ्राइड प्रभाव है। ये किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। इन्होंने साम्यवाद और सामाजिक संगठन के स्वयं को जोड़ा है। ये ल्यूकोस एवं कोर्स की मानव व्याख्या प्रभावित है। ये सिद्धांत में स्वायत्तता बनाए रखने के समर्थक और मार्क्स के प्रेक्टिस के विचारों में विरोध है। यद्यपि वर्तमान व्यवस्था विरोधी थे पर इसका परिवर्तन चाहते हैं। इन्होंने समय को सरहोरा साम्यवादी दल के नहीं माना। सरहोरा वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता में संदेह करते हैं, यद्यपि सरहोरा शोषण और अलगाववाद का सहमत है। इन्होंने परंपरावादी मार्क्स को स्वीकार कर दिया है। क्रांतिकारी बुर्जुई आंदोलन के समर्थक। इन्होंने सुधारवाद और कार्मिक परिवर्तन का विरोध किया। वर्तमान में पूर्ण बदलाव चाहते हैं। वर्तमान में इसके महत्वपूर्ण विचारक हैबरमास है। निष्कर्ष: उत्तर आधुनिकवादियों ने विचारकों में व्याख्या की मान्यता के लिए अस्वीकृत कर दिया है, क्योंकि मार्क्सवाद के इतिहास और समाज की वस्तुनिष्ठ व्याख्या करने का दावा किया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में एकमात्र तय सिद्धांत माना है, जबकि उत्तर आधुनिकवाद बहुलवादी विचारों का समर्थन इन्होंने विविधता के बनाए रखने पक्ष में यथा समाज में विविधतावादी एकीकृत व्याख्या को अस्वीकार कर दिया है। ईरोज समाजवाद, इनके द्वारा परंपरावादी मार्क्सवाद का खंडन किया गया। इसका प्रयोग बल्शेविकवादी के रूप में किया है, जिसके अनुसार मार्क्सवादी विचारक सर्वोपरि नहीं है। और टोगलेटी प्रगतिशील लोकतंत्र के विचार दिया है। अब बहुलवादी व्यवस्था और बहुलवादी समाज की स्वीकार किया है। इन्होंने समाजवादी लक्ष्यों को कर्मी को लोकतांत्रिक प्राप्त करने का प्रयास किया है। इन्होंने सरहोरा वर्ग के अधिनायक एक दलीय शासन का विरोध किया है। टोगलेटी ने यूरो साम्यवाद को राज्य में ग्रामसी के विचारों पर प्रेरित किया है।